नमस्कार। देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं इस संदर्भ में मैं आपको एक ज्ञान देना चाह रहा हूं और आप ध्यान से सुनना। जैसे आप बहस कर रहे हैं ना, अभी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया आप। ऐसी एक दिन मैं ऐसे गांव की बात है, गांव की बात है, तो मैं जब निकला तो पड़ोस में हमारा दूसरा परिवार रहता है। वहां ना वो भाई और भाभी है ना, वो दोनों काफी देर से लड़ाई कर रहे थे, तू मैं हो रहे थे। मैं क्या, रुको, मैं एक बहुत ज्ञान की बात बताऊं। बताओ कि ज्ञान की बात ये है कि लातों के जो घाव भर जाते हैं, बातों के घाव है, नहीं मरते, तब जाके उनकी लड़ाई शुरू हुई, हाथापाई हुई। उससे पहले वो सिर्फ क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे। जब मैंने समझाया ना तो हाथापाई भी आई हो। तो मैं ये कह रहा था, आप आपस में जो बहस कर रहे हैं ना, ये बातें, इनके घाव नहीं भरेंगे, काहे के भर जाएंगे, लातों के, है ना। तो बहस नहीं करें, क्या चलाना शुरू कर दिया, लात, है ना। 9 दिसंबर 1946 अगली बैठक हुई 10 दिसंबर 1946 को। कौन सी बैठक? द्वितीय बैठक। लगातार हो रही है बैठक। चलो बोल देते हैं, बोल दिया था शायद। फिर है 11 दिसंबर 1946। अब कौन सी बैठक आ गई है? तीसरी बैठक आ गई। तीसरी बैठक। अब सच्चिदानंद जी बोले, देखो बुजुर्ग आदमी, वो इतने ज्यादा अध्यक्ष था, मुझसे मत करवाओ। आपने वादा किया था कि बस ठीक है, आप एक दिन सभापति बुढ़ापड़ता के मेरे को बना दिया, मैं बैठा नहीं रह सकता यहाँ। तो अब आप अपना स्थायी अध्यक्ष बना लो। तब तीसरी बैठक हुई। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष। तो इनका जो नाम है ना, वो है प्रेसिडेंट। परमानेंट तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इनका जो पद नाम है ना, वो स्पीकर नहीं है, बल्कि क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष है। वो सभा के अस्थायी सभापति है। इंग्लिश में भी फर्क है इनमें, वो स्पीकर हैं और ये प्रेसिडेंट है। ये बन गए राजेंद्र प्रसाद जी, तीसरी बैठक। फिर 12 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई? चौथी बैठक हुई। फिर 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हो रही है? लगातार चल रही है, गिनने की जरूरत नहीं, 5वीं बैठक। और इस दिन नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने प्रस्ताव थे? 8। इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि भारत का भावी स्वरूप क्या होगा, भारतीय सरकार का स्वरूप क्या होगा, और भारतीय जनता को क्या कुछ मिलेगा, क्या उम्मीद करे वो अपने संविधान से। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत राज्य का स्वरूप, भारतीय सरकार का स्वरूप और जन इच्छाएं वर्णित है। इन 8 प्रस्तावों को आप देख लेना। ये उद्देश्य प्रस्ताव है कि भारत एक संप्रभु देश होगा, भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश होगा, संसदीय व्यवस्था वाला देश होगा, और जन इच्छाएं किस प्रकार की होगी, उनको न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी और समानता मिलेगी। ऐसी कुछ इसमें सारा वर्णन है। अधिकांश वो चीजें जो कहाँ है, हमारी प्रस्तावना के अंदर है। इसलिए प्रस्तावना को, प्रिएम्बल को हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी प्रस्तावना बनी है, घुमा फिरा के, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? उद्देशिका बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव से निकली सी उद्देशिका, तो उसका नाम है सही प्रस्तावना। वो उद्देश्य प्रस्ताव से निकली हुई है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव पे बहस हुई, लेकिन 2 आदमी अड़ गए, एक अंबेडकर जी और एक M.R. जयकर। अंबेडकर दलितों के बहुत बड़े नेता है, SC के, और M.R. जयकर ST के बहुत बड़े नेता है। ये दोनों अड़ गए इस उद्देश्य प्रस्ताव को लेके, सामाजिक न्याय और अन्य मुद्दों को लेके। तब उस दिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, क्योंकि हमने देखा कि ग्रेनुल ऑस्टिन कह रहे हैं कि अगर एक भी आदमी अड़ गया तो एक बार रोक लो, पहले इसको समझाते हैं,
ताकि सर्वसम्मति से हो जाए निर्णय, पूरा कंसेंस इकट्ठा कर ले हम। तो फिर एक बार इस मुद्दे को रोका गया। फिर इस मुद्दे के ऊपर विचार करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई। उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर स्पेशल कमेटी बैठी, इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकता है, इसको कैसे पारित करवाएं, कैसे अम्बेडकर और जयकर को मनवाएं। और उस कमेटी का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया? नेहरू को बनाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव पे विशेषज्ञ कमेटी बैठी, नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और फिर ये जो प्रस्ताव पारित हुआ, तो अगली महत्वपूर्ण तिथि है 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। फिर ये काम चलते रहे। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, और भी काम हुए। फिर अब आ गया है 26 नवंबर 1949। अब संविधान सभा को काम करते हो गए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर लिया है। और इस दिन फिर हम कौन सा दिवस मनाते हैं आजकल? संविधान दिवस। ये हमने 2015 से मनाना शुरू किया है, मोदी जी के आने के बाद। 2014 तक हम क्या मनाते थे? हम विधि दिवस मनाते थे। उसके बाद से उसको संविधान दिवस बनाते हैं। किसकी याद में? अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको हमने संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949। अब अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है 26 नवंबर के बाद, वो महत्वपूर्ण तिथि है 24 जनवरी। जनवरी 50। यहां तक आ गए 49 में आ जाओ, अगले महीने में 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। नंबर 1, इस अंतिम बैठक के बाद संविधान सभा को समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि संविधान सभा को उसका अध्यक्ष क्या करता है? अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है। और वो अनिश्चित काल अब तक चला रहा है। 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई, इसको अनिश्चित काल के स्थगित किया गया, लेकिन उससे पहले कुछ काम किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां आई। 2 प्रतियां तो आई इंग्लिश में और 1 प्रति आई हिंदी में। ये जो इंग्लिश की 2 प्रतियां, इसमें से एक हस्तलिखित थी, और वो कोई मिस्टर मुकुट कौन से रायजादा जी है, नारायण बिहारी, उसका नाम आप याद रख लेना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नाम देखिए सारी आ गया। प्रेम बिहारी बोलते हैं कृष्ण जी को, नारायण शिव को। तो इतने कितने लेगा यार तू नाम? प्रेम नारायण कह ले या प्रेम बिहारी कह ले? नहीं, प्रेम बिहारी नारायण और रायजादा ऊपर से। उन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा, ऐसे घुमा फिरा के सुंदर सुंदर शब्द, इसको इंग्लिश वाले को इनको। और इसके ऊपर जो चित्र कोरे गए एक प्रकृति के ऊपर बहुत ही सुंदर, वो नंदलाल बोस, उनके नेतृत्व में कुछ लोगों ने ये चित्र बनाए, नंदलाल बोस। अब कितनी विशेषज्ञता चाहिए आपको संविधान के अंदर। अब ये जो चित्र बनाए हैं ना, ये इनके भी अर्थ हैं। तो आपको जिनमें गहन रुचि है संविधान में, वो इन चित्रों को देखें आप, इनके भी अर्थ हैं सबके कुछ ना कुछ। नंदलाल बोस ने चित्र बनाए। और इन 3 प्रतियों के ऊपर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। और जैसे साइन पूरे हो गए, बैठक को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित। उससे स्थगित होने से पहले ये संविधान सभा एक काम और कर गई। ये कहा कि अब राजेंद्र प्रसाद जी क्या करेंगे?
तो उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद जी आगे से क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपने अध्यक्ष किसको, राजेंद्र प्रसाद को क्या निर्वाचित कर दिया, राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया। तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं वो किसके द्वारा निर्वाचित है, संविधान सभा के द्वारा। ये अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा के रूप में का निर्वाचन हो गया। और ये फिर 2 दिन बाद क्या बन गए, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बन गए। 25 जनवरी तक फिर कौन था, गवर्नर जनरल, कौन, सी राजगोपालाचारी, वो 25 जनवरी तक वो थे। 26 जनवरी को इन्होंने शपथ ली और ये राष्ट्रपति बन गए। अब ये हमने महत्वपूर्ण तिथियां की। अब 26 जनवरी 1950 आया और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान इंप्लीमेंट कर दिया, इन्फोर्स हो गया, लागू कर दिया गया। और उस दिन हमारा देश क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। तो हमारा देश क्या 15 अगस्त 1947 को गणतंत्र बनाया गया। उस दिन तक तो हम डोमिनेंस थे और हम राजतंत्रात्मक थे। और देखो डोमिनेंस है, राजतंत्रात्मक, क्योंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, ब्रिटेन की का रानी या राजा है, वो है। तो उस दिन हम गणतंत्र बनते हैं। उस दिन से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी 1950 से। जिसको इस राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ द स्टेट आपका अगर आनुवंशिक है तो वो होता है राजतंत्र, और हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र का जो अध्यक्ष है अगर वो जनता द्वारा निर्वाचित तो आप क्या है, गणतंत्र है। इस संसार में जो पहला गणतंत्र बना वो बना अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति को वहां की जनता ने चुना था। बाकी उससे भी तो राजतंत्र चलते थे। तो हमने ये महत्वपूर्ण तिथियां की, ये महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण बैठकें भी कर ली। इसके बाद इंप्लीमेशन भी देख लिया हमने। अब संविधान सभा ने और क्या क्या काम किए, हम इनकी चर्चा करते हैं। वाचन और अच्छा अधिवेशन, क्या ठीक है। एक होता है वाचन और एक होता है अधिवेशन। अधिवेशन होता है सेशन और वाचन होता है किसी भी चीज को क्या करना, पढ़ना, फिर उस पर चर्चा करना और फिर उसको पारित करना। ये होता है वाचन के अंदर। वाचन वैसे तो पढ़ने से बना है। कोई भी जब अब जैसे भारतीय संविधान है, अपने यहाँ एक अंग्रेजों से एक सिस्टम देखा है कि किसी भी चीज के कितने वाचन होने चाहिए, 3 वाचन। पहले कोई चीज रखी जाएगी, फिर उसके ऊपर बहस होगी और फिर तीसरे वाचन में उसको पारित किया जाएगा। पहले उसको रखा भी ये है, पढ़ लो सारे, फिर दूसरे वाचन में क्या कर लो, बहस कर लो, और तीसरे वाचन में क्या कर लो, पारित कर दो। अब ये जो तीनों काम होते हैं तीनों वाचन के दौरान, ये बहुत सारे अधिवेशन में होते रहते हैं। सेशन क्या होता है कि आप एक बार असेंबल हुए और कितने समय तक असेंबल रहोगे, जब तक कि आपको स्थगित नहीं किया जाता। तो एक अधिवेशन की प्रारंभ की तिथि से लेके और उसके स्थगन तक के काल को हम क्या बोलते हैं, एक सेशन बोलते हैं। अब अपने इसको समझते हैं, सिंपल शब्दों में समझे। एक तो होता है पढ़ाई और रिजल्ट, और एक होता है सेशन, अधिवेशन, या अधिवेशन को आप क्या कह दो, सत्र, सत्र कह दो। सेशन होता है ना सत्र। अब बताओ, एक आप पूरे साल पढ़ते रहते हैं और वो कौन सा सत्र होता है, एक सत्र होता है ना। एक सत्र में आगे एक पढ़ाई कर लो, या आप पूरी आपको बीए करनी है, कितने साल की, 3 साल की, बताओ कितने सत्र होंगे उसमें। आपका बीए 3 सत्र में होगा, है ना। एक 2021-22, एक 22-23, एक 23-24, ये सत्र होते हैं। सत्र होता है टाइम पीरियड, ये तो टाइम होता है। और वाचन होता है पढ़ना, चर्चा करना और उसको पारित करना। तो कुल मिला के ये जो संविधान सभा थी, ये कितने सत्रों में बैठी, क्या बार 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में ये कितनी बार असेंबल हुई, 11 बार। पहली बार असेंबल हुई 9 दिसंबर 1900 और
1946 से लेके और कितने दिन तक, 23 दिसंबर 1946 तक। फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि अब एक बार हम इसको स्थगित करते हैं, फिर उसको दोबारा बुलाएंगे। फिर कोई महीने 2 महीने आराम करके फिर वापस बुला लिया, फिर वो वापस ले गई, फिर उसको वापस बुला लिया, ऐसे करके। और ये कितने इसके सेशन हुए अलग अलग टाइम में, 11। अगर हम इसको 12 करते, कहीं 12 करते, कहीं 11 करते, तो ये है पहला सेशन जो 9 दिसंबर से कितने दिसंबर चला, 23। ऐसे एक एक डेट करते करते ऐसे कुल मिला के 11 सेशन हुए इसके। और इस 11 सेशन के दौरान इस पूरे संविधान के को लिखा गया, उस पर चर्चा की गई और उसको पारित किया गया। तो इसके लिए कितने वाचन हुए, 3 वाचन होते हैं। अपने यहाँ कानून भी बनता है तो कितने वाचन होते हैं, एक उसमें 3 वाचन होते हैं एक कानून जब बनता है। तो ये है वाचन और ये होते हैं सेशन। अब देखिए, फिर अब 2 चीजें और अंतर करते हैं। एक होती है बैठक और एक होता है सत्र। बैठक और सत्र में भी फर्क होता है, सिटिंग में और सेशन में। ये सिटिंग है और ये क्या है, सेशन है। सिटिंग होती है 1 दिन की या 1 घंटे की, उस दिन आप कितने घंटे आपने सिटिंग दी है। तो बैठक 1 दिन की, 9 दिसंबर को पहली क्या हुई, बैठक हुई। एक सेशन में कई दिन हो सकते हैं, तो कई बैठकें हो सकती हैं। 9 की बैठक, 10 की बैठक, 11 की, 12 की, 13 की, एक छुट्टी होगी, फिर 14 की, 15 की, 16 की, फिर ये चलो कल आराम करेंगे, फिर 17, 18, 19 ऐसे। तो बैठकें तो कितनी भी हो सकती है एक सेशन में। तो एक सेशन एक लंबा पीरियड है, उसमें 1 दिन जब बैठते हैं तो वो क्या कहलाती है, बैठक। तो सेशन अलग होता है और बैठक है अलग होती है। तो 9 दिसंबर से लेके और कब तक, 23 दिसंबर 1946 तक, ये क्या है, पूरा एक सेशन है। इसमें ये बैठ के हैं, फिर 9, 10, 11, 12, 13 ये आगे बढ़ती है, ये वाली ये बैठ के एक एक दिन की। तो बैठक अलग होती है और सत्र अलग होता है, यानी सेशन अलग होता है। इस सत्र को आप क्या बोलते हो, अधिवेशन। अधिवेशन कह दो इसको, सेशन को अधिवेशन भी बोलते हैं, सही शब्द है इसका सत्र। अब अगली चर्चा हम ये करें कि संविधान सभा और काम क्या करती, क्या क्या काम किए संविधान सभा। तो हम संविधान सभा के काम देखेंगे कि संविधान सभा ने 2 काम किए, कई काम किए। एक तो अन्य कार्यों में छोटे कार्य लिख देते हैं, तो 3-4 कार्य तो लगातार है। संविधान सभा ने एक तो ये कहा कि हमें गवर्नर जनरल के रूप में कौन पसंद है, इसके नाम की जो शुरुआती अनुमति है ना कि माउंटबेटन होगा, तो ये माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल के रूप में, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में हमें स्वीकार है। ये किसने कहा बताओ, ये कहा संविधान सभा ने शुरुआत के अंदर, नंबर 1 इसने कहा। बाद में इसी ने कहा कि हम राष्ट्रपति किसको बना रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद को। इसका निर्वाचन किया, राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया। गवर्नर जनरल माउंटबेटन के नाम की अनुमति दी। और क्या काम किए, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने या न बने, कॉमनवेल्थ के, इसकी अनुमति भी किसने दी, संविधान सभा में। ये मुद्दा भी संविधान सभा में गया, वहां से पारित हुआ ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता। उसके बाद 3 काम हुए कि हमारा जो झंडा होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा वो तिरंगा। और ये हमने इसने डिसाइड किया 22 जुलाई 1947 को, तिरंगा झंडा का फाइनल कर लिया हमने, यानी हमारा राष्ट्रीय झंडा। उसके बाद 2 और चीज, वो है राष्ट्रीय गान और वो है राष्ट्रीय गीत। बाकी जगह तो राष्ट्रीय गान होते हैं, अपने यहाँ राष्ट्रीय गान और गीत दोनों है। बाकी से नेशनल एंथम ही होते हैं, अपने यहाँ दोनों है, नेशनल एंथम भी और नेशनल सॉन्ग भी है। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये नेशनल सॉन्ग है। और इन दोनों को फिर कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को फाइनल कर दिया गया। तो ये काम किसने किए, माउंटबेटन को स्वीकार करना एज ए गवर्नर,
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का 24 जनवरी 1950 को चुनाव करना। राष्ट्रमंडल के हम सदस्य रहे या नहीं रहे। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कौन से देश होते हैं बताओ? जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे, उसकी सदस्यता। तिरंगे झंडे को मान्यता, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गायन को स्वीकारोक्ति। ये किया। एक और काम किया इसने, ये क्या कहलाई? इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद। अंतरिम संसद के हम दो भाग कर लेते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें एक प्रावधान है कि ये जो दो देश होंगे अलग अलग, भारत और पाकिस्तान, इनकी अलग अलग क्या होगी? संविधान सभा। और जब तक इस देश की संसद नहीं बनती तब तक संसद का काम कौन करेगी? संविधान सभा। तो भारत की जो संविधान सभा होगी वो संविधान सभा के अलावा एक और काम किसका करेगी? संसद का। अब बताओ संविधान सभा में और संसद में अंतर क्या होता है? संविधान सभा किसी भी देश के बड़े बड़े नियम बनाती है जिनसे आगे सालों सैकड़ों सालों तक वो देश चलेगा। ऐसे मुख्य नियमों का जो डिसाइड करती है कुछ समय तक बैठ के, यानी जो की प्रणाली बनाती है, जो उसका दर्शन बनाती है और उसके मुख्य प्रावधान निश्चित करती है देश के शासन संचालन के, शासन के स्वरूप के, देश के स्वरूप के, वो तो होती है संविधान सभा, जो संविधान लिखती है। और जो नित प्रति के कानून बनाने होते हैं या संविधान में कोई नई चीजें जोड़नी और घटानी होती है, वो काम कौन करती है? संसद। तो संविधान सभा दो काम करेगी, एक तो ये क्या बनाएगी? संविधान, और एक ये संसद के रूप में भांति भांति के कानून बनाएगी जो रेगुलर जिनकी जरूरत पड़ती है। पुराने कानून को हटाना, नए कानून बनाना, क्राइम को लेके, मिलावट को लेके, सड़कों को लेके, नागरिकता को लेके या किसी भी मुद्दे के ऊपर। क्योंकि जब संविधान के भी प्रावधानों को लागू करना पड़ता है उसके लिए बहुत सारे क्या बनाने पड़ते हैं? कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे RTE, राइट टू एजुकेशन, हमें अधिकार तो दे दिया, लेकिन उसके बाद संसद ने क्या किया? इतना लंबा चौड़ा 50 पेज का क्या बनाया? एक कानून बनाया। तो RTI, महिलाओं की घरेलू हिंसा, ये कानून होते हैं ना। तो ये दर्ज थोड़ी है संविधान में, ये तो संसद बनाती है बार बार। जब जैसे जैसे जनता को जरूरत पड़ती है, जनता की आकांक्षा और इच्छा पूर्ति के लिए लगातार कानून कौन बनाती रहती है? संसद। तो संसद कौन होगी? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने कहा कि संविधान सभा ही जब संविधान लिखेगी तो क्या कहलाएगी? संविधान सभा। और जिस दिन ये संसद के रूप में बैठ के देश के लिए कानून बनाएगी उस दिन क्या कहलाएगी? संसद। यानी कौन सी संसद? अंतरिम संसद। तो संविधान सभा ने फिर देश की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद क्या काम शुरू कर दिया? अंतरिम संसद का काम शुरू कर दिया। किस अधिनियम के कहने से? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कब आया था? जुलाई में। अगस्त में देश आजाद हो गया। तो 15 अगस्त से पहले तो अपने को संसद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसके नियंत्रण में? 14 तक तो अंग्रेजों के नियंत्रण में। तो संसद हमारी होगी ना। कब होगी वो हमारी संसद? जब हम देश आजाद हो जाए। आजाद होते ही और संविधान सभा ने एक और काम शुरू कर दिया। कौन सा? संसद का। तो क्या जिस दिन संविधान सभा बनी उस दिन ये संसद भी का काम करती थी क्या? ये बन गई थी जुलाई में। इसकी प्रथम बैठक हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन संसद का काम नहीं करती थी। संसद के काम का प्रावधान किया गया जुलाई 1947 में और काम शुरू हुआ कब? 15 अगस्त 1947। तो पहले ये इसने जुलाई 1946 से लेके 15 अगस्त 1947 तक संविधान सभा सिर्फ क्या थी? संविधान सभा। 15 अगस्त 1947 के बाद देश के आजाद होते, अपने आजाद हो गए, अपने को संसद की जरूरत है, तब वो संविधान सभा क्या बन गई? हमारी संसद बन गई। जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता किया करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि उनको हमने 11 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई उसमें हमें इन्हें स्थायी अध्यक्ष बना दिया, ये प्रेसिडेंट बना दिया इनको, परमानेंट प्रेसिडेंट। बाद में जब ये संसद के रूप में बैठी तो राजेंद्र प्रसाद जी बोले मैं भी बैठूंगा, इसी कुर्सी बैठूंगा, कुर्सी छोड़ूंगा नहीं।
तब उनको समझाया गया कि आपका पद बड़ा पद है और टेक्निकली संभव नहीं है कि दो अलग अलग चीजों का अध्यक्ष कौन हो, एक ही व्यक्ति हो। तब उनको समझा कि उस कुर्सी से उतारा गया और तब उनकी जगह किसको बिठाया गया, जीवी मावलंकर को। तो देखिए लोग तो वही हैं, संविधान लिख रहे हैं तो संविधान सभा के रूप में बैठते हैं, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। वही लोग हैं जो कहते हैं अब संविधान नहीं लिखेंगे, अब कोई कानून बनाएंगे, कल जरूरत है किसी भी चीज की। तो वही लोग अगले दिन संसद के रूप में बैठेंगे तो उस दिन उस चेयर पे कौन बैठेगा, अध्यक्ष वाली पे, जीवी मावलंकर। तो मावलंकर हमारी इंटरिम जो पार्लियामेंट थी उसके स्पीकर थे। अब आ गया 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 से पहले एक काम और हुआ। 26 नवंबर 1949 संविधान के कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए और लागू करके क्या कर दिया गया, ये लिख दिया गया कि एक ये भी प्रावधान लागू हो गया, कौन सा, 379 वाला। इसका तात्पर्य है कि अब जो संविधान सभा है उसका तो काम पूरा हो गया। देखो कब पूरा हो गया संविधान सभा काम, बैठक अंतिम नहीं है, काम तो पूरा हो गया ना। संविधान अंतिम रूप से आत्मार्पित अधिनियमित कर लिया गया है। अब इसमें कोई भी जोड़ घटाव और साइन बचने में चॉइस वो कर देंगे, बाकी तो सारे काम कंप्लीट हो गए ना, संविधान पैक हो गया, अब सिर्फ साइन बकाया बचे। और उस दिन हमने कहा कि हम 16 चीजें लागू कर देंगे, 16 अनुच्छेद। उसमें से एक अनुच्छेद था 379 और ये कौन सी संसद है, अंतरिम संसद है। और ये लिख दिया गया कि अब जो संविधान सभा है वो किस रूप में काम करेगी, अंतरिम संसद के रूप में। उसके बाद संविधान सभा ने कोई काम किया ही नहीं, संविधान सभा क्या बन गई, हमारी संसद बन गई। तो पहले संविधान सभा हुआ करती थी, फिर संविधान सभा के दो काम हो गए, एक संविधान सभा और एक संसद। अब बताओ 26 नवंबर 1949 को क्या काम हो गया, सिर्फ संसद बन गई वो। हालांकि एक बैठक हुई उसकी 24 जनवरी को, लेकिन वो संसद बन गई है। उसके बाद सिर्फ इसने संसद का काम किया। और इसके संसद का काम कब से शुरू किया, ये कहते 26 नवंबर से शुरू कर दो आप, तो इंप्लीमेंट हो गया ना अंतरिम संसद का काम। तब से लेकर इसने कब तक ये काम किया बताओ, अप्रैल 1952 तक, जब तक कि हमारी संसद का इलेक्शन होके और उसका निर्माण नहीं हो गया। पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन हुए, फिर उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा के सदस्य चुने गए और फिर राज्यसभा सदस्य और लोकसभा के सदस्यों ने मिलकर क्या बनाई, एक हमारी संसद बनाई। उससे पहले हमारी संसद कितने सदनीय है बताओ, एक ही सदनीय है। वो सिर्फ संसद ही है, न वो राज्यसभा और नहीं वो लोकसभा है। और उसका नाम क्या है, इंटरिम पार्लियामेंट। और ये लिखा हुआ कहां है, 379 में। तो 26 नवंबर 1949 तक भी संविधान सभा संसद के रूप में थी, लेकिन ये किस प्रावधान के अकॉर्डिंग थी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। उसके बाद भी संविधान सभा अंतरिम संसद है अब, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, भारत के खुद के संविधान के अनुसार है। तो है तो दो पर अंतरिम संसद, एक भारत स्वतंत्रता देने वाली, जब उसका काम पूरा हो गया, खुद का संविधान जब हमने लागू ही कर दिया प्रावधान, तो ये भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अंतरिम संसद बन गई। और इसने काम किया 26 नवंबर 1949 से लेके और अप्रैल 1952 तक। फिर अप्रैल 1952 को इसको अनिश्चित काल के स्थगित किया गया। इसकी जगह कौन सी आ गई, वो अपने आप ही लैप्स हो गई। ये अंतरिम थी, अपने आप ही लैप्स हो गई। जैसे ही इसकी जगह लोकसभा राज्यसभा बनी, अपने आप ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको कोई अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया गया, अपने आप ही लैप्स हो गई। क्योंकि अंतरिम था ना, अंतरिम व्यवस्था, ये तो आपातकालीन व्यवस्थाएं थी। तो संविधान सभा को तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन अंतरिम संसद को अनिश्चित काल के स्थगित नहीं किया गया, अपने आप ही लैप्स हो गई है। 1952 के बाद हमारी फिर रेगुलर संसद आ गई, परमानेंट संसद आ गई। अब ये जो अंतरिम संसद है ना, ये भी दो काम कर गई। ये कितने सदनीय है, एक सदनीय। दो काम क्या कर गई, एक काम तो ये कर गई कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन कर गई। तो भारत में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था।
तो आप कई बार सोचते हो चुनाव तो जाके हुए मार्च अप्रैल में 1952 में, और संसद पहले ही संविधान संशोधन कर कौन गई? तो वो संसद है जो किससे बनी थी? संविधान सभा से। वो कर गई ये काम, प्रथम संविधान संशोधन का। एक काम और कर गई, 356 लगाया गया पेप्सू के अंदर, संयुक्त पंजाब के अंदर, और 356 की संसद से पुष्टि क्या होती है? आवश्यक होती है। तो उसकी पुष्टि भी कौन कर गई? ये एक सदनीय संसद कर गई जो संविधान सभा से बनी थी। तो पंजाब में जो इस देश में सबसे पहले 356 का प्रयोग कहां किया गया था? पंजाब में, जो पेप्सू वगैरह था उसके अंदर। तो इसमें जो 356 का प्रयोग है उसकी पुष्टि भी ये वाली संसद कर गई जो एक सदनीय थी। तो ये दो बड़े काम भी कर गई, प्रथम संविधान संशोधन कर गई और 356 का अनुमोदन कर गई। तो हमने देखा, तो क्या संविधान सभा ने सिर्फ संविधान लिखने का काम किया? क्या नहीं किया। एक तो ये काम किया उसने, और एक इसने किसका काम किया? अंतरिम संसद का, मावलंकर की सभापतित्व में, जीवी मावलंकर। अब हमारी चर्चा का विषय है कि इसके पदाधिकारी कौन थे, इसमें मुख्य नेता कौन थे, और इसमें राजस्थान से कौन थे, और इसमें महिलाएं कौन थी। अब हम संविधान सभा के पदाधिकारी व किन की चर्चा करेंगे? सदस्य। सबसे पहले हम संविधान सभा के पदाधिकारी करते हैं। संविधान सभा के पदाधिकारियों में एक पद है जो सबसे पहले निर्मित हुआ, वो है अस्थायी सभापति। इसकी हम व्यापक चर्चा कर चुके हैं। सच्चिदानंद सिन्हा यही बनेंगे, BN राव पटपटा के उन्होंने ये बताया। इनका नाम रखा JB कृपलानी ने, बाद में सबने सर्वसम्मति से कहा चलो यही है। ये कितने दिन तक रहे? 2 दिन तक। तीसरे दिन यही बैठे थे इनके सामने, फिर हमने किन को बनाया? राजेंद्र प्रसाद को। ये अस्थायी सभापति सच्चिदानंद जी सिन्हा, ये संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। फिर उसी दिन हमने एक और पद देखा, अस्थायी उपसभापति का। सभापति की सहायता के लिए, और इनका मनोनयन किया गया किसके द्वारा? बताओ। सच्चिदानंद जी सिन्हा जो कि अस्थायी सभापति है, तो सभापति के द्वारा अस्थायी सभापति का मनोनयन किया गया, और ये थे फ्रैंक एंथनी। उसके बाद ये दोनों घटनाएं हुई 9 को प्रथम बैठक में, फिर 10 को कुछ नहीं हुआ, फिर 11 को अगली तीसरी बैठक हुई। 11 तारीख को तीसरी बैठक हुई। उस दिन हमने क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया, प्रेसिडेंट, और ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे की तिथियां देखो, मैं तो याद नहीं रहती। फिर हमने बनाए 2 स्थायी उपाध्यक्ष। पहले जो स्थायी उपाध्यक्ष बने वो थे HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार, हाँ? चलो एक बार हरेंद्र कुमार कर लो। HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी, ये बंगाल से चुन के आए हुए थे। बाद में बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा चला गया पाकिस्तान में, तब ये दोबारा जीत गए, तब इनको दोबारा शपथ दिलाई गई। तो पहले जो स्थायी उपाध्यक्ष थे वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। फिर क्या किया? पहले एक ही बनाना था। फिर संविधान सभा ने स्वयं ने क्या किया? अपने नियमों में परिवर्तन किया और ये कहा कि सभापति कितने बनाएंगे? 2। तब एक कोई VN खरे थे,
वो खरे जी ये बोले कि देखो एक बन गया है कौन से भारत से, ब्रिटिश भारत से, तो एक रियासती भारत से हमें उपाध्यक्ष बनाते हैं जो रियासती भारत का प्रतिनिधित्व करे। तब जयपुर रियासत का जो प्रतिनिधित्व करते थे रियासती भारत से वो थे वीटी कृष्णाचारी। वीटी कृष्णाचारी को बनाया गया। तो ये दो स्थायी उपाध्यक्ष थे। फिर है संविधान सभा के सलाहकार। संविधान सभा नहीं लिखा मैंने, इसको सलाहकार, जो सलाह देंगे संविधान के निर्माण को लेके। ये बनाए गए थे। संविधान सभा के चुनाव हो गए जुलाई में, तो जुलाई 1946 में आप ये बताओ उस टाइम में वायसराय कौन है? बेवेल है, लॉर्ड बेवेल। और ये तो आता है मार्च 1947 में, माउंटबेटन। तो लॉर्ड बेवेल ने, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है जो पहले आईएएस रहे हैं, बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, और उससे पहले ये एक बार जम्मू कश्मीर के रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जैसे जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, जिनके नाम पे MI रोड है, वैसे ये प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद ये सलाहकार बनाए गए। उसके बाद भी इनको बड़ा दायित्व दिया गया। हैदराबाद वाला जो पूरा झगड़ा हुआ और भारत ने विलय किया, तब ये मुद्दा उठा यूएनओ में, तो भारत की तरफ से समझाने के लिए कौन गए? BN राव। BN राव ने बर्मा के संविधान लिखने में भी सहायता की। BN राव जब भारत 1951-52 में, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, जब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना पहली बार, यूएनओ की सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य, तब वहां सदस्य कौन थे? यूएनओ में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करते थे? BN राव। और यही BN राव बाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश ने थोड़े समय के लिए, साल भर के लिए। तो लॉर्ड बेवेल ने इनकी नियुक्ति की, इनका अपॉइंटमेंट किया। किनका? BN राव का। तो ये BN राव है। ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, प्रारूप संविधान तैयार किया, वो किसके नेतृत्व में तैयार हुआ? BN राव। ये जो संविधान सभा का सेक्रेटरीट था, उसमें BN राव के नेतृत्व में काम करता था। तो BN राव ने भारत का क्या तैयार किया? प्रारूप संविधान, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट होता है कच्चा संविधान। अभी अम्बेडकर जी की चर्चा आगे आएगी, तो अम्बेडकर जी ने क्या किया? अम्बेडकर जी ने प्रारूप संविधान को अंतिम रूप दिलाने में सहायता की थी, उसको स्क्रूटनी की थी, उसके ऊपर और सुझाव दिए थे कि इसमें क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्या जोड़ा और घटाया जा सकता है। ये प्रारूप संविधान BN राव के नेतृत्व में तैयार हुआ, जो संविधान सभा के सलाहकार थे। अब देखिए, सलाहकार अलग होता है और सदस्य अलग होता है। BN राव भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो भारतीय संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार थे। ये सारे तो चूंकि किसी न किसी पद पे हैं, तो ये पद पे तभी बैठेंगे जब ये क्या होंगे? इसके सदस्य। ये तो पदाधिकारी हैं, ये सलाहकार है। ये तो IAS टाइप थे, ये सलाहकार है। फिर है संविधान सभा के प्रवक्ता। संविधान सभा में क्या कुछ होगा इसकी जानकारी कौन देंगे? राजेंद्र प्रसाद। अंतिम रूप से वक्तव्य यही देंगे, राजेंद्र प्रसाद। फिर है संविधान सभा के सचिव। सचिव वो होते हैं सेक्रेटरी, जो पंचायत में ग्राम सरपंच की सहायता कौन करता है? सेक्रेटरी। जो प्रशासनिक पुश देता है, जो कार्रवाइयां लिखता है, एजेंडा सेट करता है, कागज सेट करता है, बाबू को सबको कंट्रोल करके कहता है आज ये करो, ये करो, ये करो। जो प्रशासनिक काम था वो कौन संभाला करते थे? ये कौन से आयंगर जी हैं? HV आयंगर जी। ये साउथ इंडियन के नाम एकदम से याद नहीं होते। तो ये है। प्रथम वक्ता कौन है? वो है JB कृपलानी।
अब सेक्रेटरी होता है क्या, वो सदस्य होता है क्या? नहीं। प्रवक्ता तो है ही सदस्य है। सलाहकार बीएन राव ये भी सदस्य नहीं है। तो ये थे संविधान सभा के भांति भांति के पदाधिकारी। देखे हमने ये कौन कौन है। अब हम जो अगली चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा जो है उसके प्रमुख जो निर्वाचित पदाधिकारी है, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी चर्चा करते हैं कि कौन कहां से आया था और कौन था। तो अब हम संविधान सभा के प्रमुख निर्वाचित सदस्य करेंगे। तो हम निर्वाचन की चर्चा करें तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पंडित नेहरू की। पंडित नेहरू कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, देश की आजादी से पहले भी और देश की आजादी के बाद भी। पंडित नेहरू इलाहाबाद के हैं, तो इसका मतलब ये कहां से निर्वाचित होकर आए हैं? संयुक्त प्रांत से, जो बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, पंडित नेहरू। अब है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य हैं और इनका जो पार्टी है ये अध्यक्ष है काय के मुस्लिम लीग से। और ये कहां से आए हैं? पंजाब से आए हैं, क्योंकि पश्चिम पंजाब में बहुत रहते हैं ना मोहम्मडन्स। मोहम्मद अली जिन्ना। अब है बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी। अंबेडकर जी 2 बार आए। अंबेडकर जी अध्यक्ष हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। पहली बार ये संयुक्त बंगाल से जीत के आते हैं और वो कौन सी खुलना है, जयसुर खुलना, कि ये यहाँ के प्रतिनिधि तो हैं कि ये इस इलाके के, जयसुर खुलना बंगाल सीट से। उसके बाद बंगाल का विभाजन हो गया और इन वाला इलाका कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया, यानी पूर्वी बंगाल में चला गया, पाकिस्तान वाले बंगाल में। तब इनको दोबारा भेजा गया कहां से? पूना से। जयसुर खुलना से जब ये जीत के आए बंगाल से, तो बंगाल असेंबली में इनकी जो जीतने में सहायता की वो की मुस्लिम लीग ने। इस बार जब पूना से जीत के आए तो इनकी सहायता किसने की? कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने पहले इस सीट से किसको फाइनल कर रखा था? एम.आर. जयकर को। एम.आर. जयकर इस सीट से शुरुआत से लेकर 15 अगस्त तक थे। 15 अगस्त को देश के टुकड़े हो गए 2, तो जयकर भी हैं और कौन है? अंबेडकर जी भी। लेकिन अंबेडकर जी अब नहीं है, क्योंकि उनका इलाका कहां चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। तो अब कहां से आए अंबेडकर जी? तो जयकर से कांग्रेस ने कहा कि जयकर ये बहुत बड़े नेता थे एसटी के, तो इनसे कहा आप सीट खाली करो। तो इन्होंने सीट खाली की और फिर इनकी जगह कौन आए? अंबेडकर। फिर ये दूसरी जगह से जीत के आए। फिर ये जयकर भी बाद में सदस्य रहे। तो एम.आर. जयकर से पुणे सीट खाली करो। कांग्रेस ने समर्थन दिया किसको? अंबेडकर जी को। अब है फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी नहीं करते, अब करते हैं जगजीवन राम जी। जगजीवन राम जी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास लीग के। डिप्रेस्ड क्लास होती है दमित वर्ग लीग के। अब देखिए 2 अलग है ये। अगर ये आ जाए ना तो अपन फंस जाएंगे कि डिप्रेस्ड क्लास का तो नेतृत्व हमेशा से कौन करते आए?
अंबेडकर जी का अपन ये अलग प्रकार पार्टी अलग है इनकी, अंबेडकर जी की, उसका नाम है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। जगजीवन राम जी का दबाव समूह है, ये अलग है, दमित वर्ग लीग, डिप्रेस्ड, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, दमित वर्ग लीग है ये जगजीवन राम। ये भी कांग्रेस के सहयोग से कहां से जीत के आते हैं? बिहार से आते हैं। अब ऐसा ही हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, फ्रैंक एंथनी की। फ्रैंक एंथनी जो कि एक एंग्लो इंडियन है और वकील है ये बहुत बड़े। फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के हेड है, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। और ये जो हम लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा में जो 1 एंग्लो इंडियन देख रहे हैं, ये किसकी संघर्ष का परिणाम था? फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी के इस प्रयास पे फिर पानी फेर दिया बीजेपी ने संविधान संशोधन करके। तो वो फ्रैंक एंथनी था। और ये देखो जीत के कहां से है, इसको बदल लो आप। ये जीत के आया है मध्य प्रांत और बरार से, एमपी वाले इलाके से। और मैंने इसमें लिख दिया है कुछ और ही, बंगाल लिख दिया, ये बदल लो। फ्रैंक एंथनी मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तो से तो जीत गए, यूपी से तो नेहरू आया, मध्य प्रांत एमपी वाले इसी इलाके से। मध्य प्रांत को क्या बोलोगे? सीवी, सेंट्रल प्रोविनेंस। इसको बोलोगे यूनाइटेड प्रोविनेंस, यूपी। बाद में उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविनेंस मध्य प्रदेश। ये वही नाम आगे बढ़े है ये। बाद में इंग्लिश गायब हो गई। ये है सीपी एंड बरार, इसका इलाका है यहां बरार। ये यहां से आए और कांग्रेस के सहयोग से जीत के आए हैं। ऐसी एक औरत है हंसा मेहता, ये अध्यक्ष है महिलाओं की ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। हंसा मेहता। और इसको कांग्रेस की सहायता से कहां से जीत के आई है? बॉम्बे से जीत के आई हंसा मेहता। अब ये तो है मुख्य निर्वाचित नेता। एक आए हैं सोमनाथ लाहिड़ी। ये तो शुक्र है थोड़ा चला गया, वरना ये बहुत इसकी कोटेशन होती, क्योंकि ये कॉमरेड था, ये बोलते हैं, आपको पता है। सोमनाथ लाहिड़ी। और सोमनाथ लाहिड़ी आए हैं बंगाल से, और ये सीपीआई के एकमात्र नेता थे। और बाद में इन वाला इलाका चला गया पाकिस्तान में, बंगाल वाले हिस्से के अंदर, तब ये सदस्य नहीं रहे। तो ये सीपीआई के एकमात्र सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी। और कौन रह गया? और देखते हैं। H.C. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका नाम सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुझे पता है ना, लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा, लिखना पड़ेगा नहीं। मेरी दिल्ली इच्छा है कि सबसे ऊपर किसका नाम आए? श्यामा प्रसाद जी। नहीं, बलिदान को याद करो आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से आए हैं? बंगाल से, कांग्रेस के सहयोग से आए। और ये है अध्यक्ष। जनसंख्या नहीं, जनसंख्या 1951 में बना था, हम बात करें 1946 की। ये थे ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ये हिंदू महासभा के थे। इससे पहले हिंदू महासभा को चलाया करते थे वीर सावरकर, ये वीर सावरकर वाले हिंदू महासभा। और इसकी स्थापना किसने की थी? 1915-16 में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अंदर हिंदुओं के दबाव समूह के रूप में की थी। कांग्रेस अंदर थी, बाद में अलग हो गई है। तो ये थे संविधान सभा के विभिन्न पदाधिकारी
जो अलग अलग या तो दलों के या प्रेशर ग्रुप्स के अध्यक्ष भी हैं, तो इनकी हमने चर्चा की। फ्रैंक एंथनी के साथ एक बहुत बड़ी बात जुड़ी है कि फ्रैंक एंथनी ने 2 पद क्रिएट करवाए थे लोकसभा में, एंग्लो इंडियन के, और 8 बार एंग्लो इंडियन के रूप में ये क्या रहा है। तो इसका मतलब ये लगभग 40 साल तक कहां किसका सदस्य रहा है, भारतीय लोकसभा का सदस्य रहा है एंग्लो इंडियन मनोनयन के रूप में। फ्रैंक एंथनी गांधी परिवार का खास था एक उद्योगता। तो हमने ये चर्चाएं की। अब हमारे पास चर्चा करने के लिए है महिलाएं और राजस्थान के पदाधिकारी। महिलाएं थी 15। देखिए, जो मजबूत और शार्प मनोक्षमता वाले लोग हैं, मानसिक क्षमता वाले, वो तो 15 की 15 याद करें। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनको अपनी पत्नी का नाम भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कई ऐसे भी है, सबसे बड़ा अपराध है पत्नी के जन्मदिन को भूल जाना, सबसे बड़ा दंड तब मिलता है। तो बाकी कुछ तिथियां याद रखो नहीं रखो, इनको याद रखो। महिलाएं कितनी महिलाएं, 15। इन 15 महिलाओं में सरोजिनी नायडू, देखो उसको तो मैं भी जानता हूं। ऐसी एक महत्वपूर्ण महिला है सुचेता करपलानी। ऐसी एक महिला है राजकुमारी अमृता कौर, जो पटियाला राजघराने की थी और इसकी बुआ थी शायद अमरेंद्र सिंह की। अमृत कौर। और ये शायद जो धौलपुर वाला इसका जो आया हुआ है, इसे वसुंधरा राज्य के जो पूर्व पति है ना, या पति जो भी कह ले, पति कह लेते हैं, धौलपुर, ये शायद इस घराने से कोई संबंध है उसका। अमृत कौर वाला घराना है ना, तो राजकुमारी अमृत कौर, इसका कोई है। अब हम चर्चा करेंगे हंसा मेहता। एक इसकी पंडित जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की विजय लक्ष्मी पंडित। ऐसी एक महिला है बेगम एजाज रसूल। और बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला है जो कौन सी पार्टी से जीत के आई है, मुस्लिम लीग से जीत के आई है, बेगम एजाज रसूल। ऐसी एक महिला है कमला चौधरी, और ये तो छोड़ो, इनको तो एक बार तो याद हो जाएंगे यहाँ पे। ये बंगाल से आई है कमला चौधरी। एनी मस्क्रीन, महत्वपूर्ण महिला एनी मस्क्रीन। और एनी मस्क्रीन के बारे में सबसे जोरदार बात यह है कि रियासती भारत से पुरुष आए थे अधिकांश, लेकिन रियासती भारत से एक महिला जीत गई है त्रावणकोर से, मतलब उसको मनोनीत करके भेजा गया त्रावणकोर से, एनी मस्क्रीन। यानी एंग्लो इंडियन लग रही है मुझे ये एनी मस्क्रीन। ये है रियासती भारत से आई हुई एकमात्र महिला। और ये केरल में कहां से आई है, केरल का नाम पहले त्रावणकोर था, त्रावणकोर केरल से आई है। ऐसी एक महिला है वेलायुधन। और वेलायुधन संविधान सभा की एकमात्र वो महिला है जो किसकी है, एससी के से। एसटी का यहां पर तो महिला का नहीं मिलेगा मुझे। तो ये मुख्य महिलाएं हैं। अब आप बाकी आप याद कर लेना अपनी क्षमता अनुसार, जितने आपके याद होती है। देखिए आप मजाक नहीं करें, 15 है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछी जा सकती, मैं ये कह रहा हूं इसलिए मैंने तो सारी लिख दी। अब 15 ही तो महिलाएं, वैसे 15 महिलाएं तो बच्चों को याद होनी चाहिए ना, महिलाएं तो जरूर याद करो, बाकी याद करो चाहे नहीं करो, है ना, उनके नाम आपको पता होना ही चाहिए, है ना। तो ये उम्मीद करके आपसे महिलाओं के नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए 15 महिलाओं का नाम आप याद करें।
ये होगी महिलाएं। अब हम करते हैं राजस्थान से कितने थे। तो देखिए इसके बारे में खिचड़ी है। कुछ आए उनको हटा दिया गया, फिर आए कुछ को हटा दिया गया, कुछ नए बना दिए गए। तो कुल मिला के जो रियासती राजस्थान से गए हैं, मुकुट बिहारी भार्गव को अजमेर मेरवाड़ा वाले को छोड़ के तब कितने बनते हैं? 11। और उनको शामिल कर लेते हैं तो बनते हैं 12। राज्यसभा की जो वेबसाइट है वो कितने नाम बताती है? 11 ही नाम बताती है जो रियासती राजस्थान से गए हैं। अब आगे राजस्थान। राजस्थान में जयपुर से 3 गए हैं। एक गए हैं वीटी कृष्णामाचारी, जो जाके और वहां संविधान सभा के क्या बन गए हैं? स्थायी उपाध्यक्ष बन गए हैं। वीटी तो है, टीटी नहीं है। टीटी सुरेंद्र पाल सिंह है। अभी अभी चुनाव हुआ नहीं है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, आपने क्या कहा? वीटी पीटी क्या? टीटी कृष्णाचारी है, वीटी है यार। है वो अलग है, वो अलग है। ये वीटी कृष्णाचारी है। ये नाम तो सही है ना। ये साउथ देखिए एकदम से नाम याद नहीं होते, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जयपुर से है हीरालाल शास्त्री। देखिए ये फैक्ट्स आते हैं ना तब ये दिक्कत आती है। फैक्ट्स आते हैं ना बुन बुनार शुरू हो जाती है आपके यहाँ पे। और इनमें ना कोई विशेष हीरालाल शास्त्री इसको क्या समझा? या तो हीरालाल शास्त्री का जीवन बताओ, इन्होंने प्रत्यक्ष शास्त्र लिखा था, इनकी एक बेटी थी उसके नाम पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम वनस्थली है। अब ये तो फिर कहानियां, इनमें हीरालाल शास्त्री नाम याद करना आपको बस। और तीसरा है खेतड़ी से है यहाँ एक सरदार सिंह, क्योंकि ये शेखावाटी किसके अंडर में आती थी? जयपुर का पार्ट था। फिर आ गया है उदयपुर। उदयपुर से है बलवंत सिंह मेहता। देखिए 2 मेहता, एक है बलवंत राय मेहता, एक है बलवंत सिंह मेहता। ये मैंने एक से बलवंत राय लिखे उसको करके सिंह कर लेना, बलवंत सिंह मेहता। ये उदयपुर के थे। बलवंत राय मेहता तो गुजरात के सीएम रहे हैं, और उन्होंने जो पंचायती राज की पहली समिति थी ना, मेहता समिति, उसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता नहीं है, बलवंत राय मेहता है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के। दूसरे हैं माणिक्य लाल वर्मा। एक और थे, ये बाद में हट गए, माणिक्य लाल वर्मा। अब वर्मा जी की बेटी ब्याही हुई थी शिवचरण जी मथुर के। अब तो ठीक है, चलो। अब उदयपुर के बाद जोधपुर। जोधपुर से है जय नारायण जी व्यास। ठीक है, एक बार यहां रोक लेते हैं। उसके बाद आ गया अलवर। अलवर से है कौन से उपाध्याय है वो? राजकुमार रामचंद्र उपाध्याय। नाम और याद नहीं आता। देख कितने आपके कितने वो प्रताड़ित है यहाँ पर ना। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। उसके बाद अलवर के बाद आ गया गोकुललाल असावा, तो चलो अपन जानते हैं, वो है शाहपुरा भीलवाड़ा से असावा जी, गोकुललाल असावा। कोटा से भी दलेल सिंह जी याद है अपने। बीकानेर से पहले कोई और थे, फिर इनकी संख्या कम हुई है देखो। और वो पन्नीकर नहीं थे, बाद में कौन थे? जसवंत सिंह। अब बच गए भरतपुर से। ये तो लंबे समय तक राजनीति करते हैं, राज बहादुर। ग्यारह नहीं हुए क्या?
है? कौन बच गया? उदयपुर? नहीं नहीं, कौन है? अरे ये नहीं है, अब सुन लो, ये 11 नहीं हो तो बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 राज्यसभा की वेबसाइट ये 11 नाम दिखाती है। ये बाद में आए हैं और हट गए हैं, इनके ना ये हवा होते रहे हैं ये सारे, कोई चक्कर पड़ा इनका। ये 11 नाम है। 12वां नाम किसका है? अजमेर मेरवाड़ा को अगर राजस्थान में शामिल करते हैं तो आप फिर एक और किसको शामिल कर लो, मुकुट बिहारी भार्गव को। ये केएम पन्नीकर और ये एक बार थे फिर ये हट गए थे। तो ये राजस्थान से, बीकानेर से पन्नीकर था ना। देखिए, इस खिचड़ी को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप, निश्चित सदस्य संख्या नहीं है राजस्थान की, तो कभी भी उसको याद करने की कोशिश कब मत करना। इतना याद रखना कि राज्यसभा की वेबसाइट के ऊपर कितने लिखे हुए हैं, वरना आप याद नहीं कर पाएंगे इसको। आप ये कहते नहीं नहीं मैं तो इसको करके ही मानूंगा, तो आपको मैं एक पेज बता देता हूँ, पूरा पेज बॉक्स में दिया हुआ है राम सिंह जी आडा वाले के अंदर, गाइड के अंदर, ठीक है। उस गाइड को आप ध्यान से पढ़ लेना, उस पूरा पेज, और कल मुझे बताना कितने सदस्य थे। जब आप एक मत हो जाओ ना तब मुझे बताना कि इतने सदस्य थे। बाकी राज्यसभा की वेबसाइट कितने बता रही है? 11 बता रही है, तो मैंने आपको 11 ही बताए। चलो, अब ये हो गई। अब राजस्थान हो गया, महिलाएं हो गई, मुख्य पदाधिकारी हो गई, अंतरिम संसद हो गई। अब बच गई प्रारूप समिति और बाद की समितियां और आलोचना, इतनी बची है। अंतरिम में सरकार आप करो तो कर लेना, अंतरिम सरकार बता दूंगा थोड़ी सी, पदाधिकारी आप कर लेना। और कहां से हमने कौन से प्रावधान लिए ये 5-10 मिनट बाद। आप 10 मिनट क्या पिए हो? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।